आज से हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपको पता है बीएससी पार्ट 1 में हम लोगों को थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना पड़ता है। एक बुक आपको पता है कि 9 बुक हम लोग को पढ़ना है पार्ट 1 में, तो उसी में से एक बुक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। देखिए यही बुक है आपका लालजी प्रसाद का बुक है, यही आपको लेना है। आपको पता है कि अब हम सब लालजी प्रसाद ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दास गुप्ता से ज़्यादा अच्छा होता है लालजी प्रसाद। अगर आप लालजी प्रसाद का कंसेप्ट समझ के पढ़ ली तो दास गुप्ता खुद ही बन जाएगा। तो यही बुक आपको लेना है। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन सबसे पहले आपको हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं ये आपको बता देते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले आपको समझाएंगे कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन में इस बुक में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, और थ्योरी ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। आप बहुत सारा इक्वेशन पढ़े हुए हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हुए हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़े हुए हैं, क्यूबिक इक्वेशन पढ़े हुए हैं, और इस तरीके से बहुत सारा पढ़े हुए हैं। तो उसी चीज़ के बारे में इसमें स्टडी करना पड़ता है, आपको डिटेल में हम बताएंगे। उसके बाद इसमें स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में ही 5-6 थ्योरम पहले पढ़ना है, तो वो थ्योरम आपको बता देंगे कि वो थ्योरम क्या क्या है। आज के लेक्चर में यही करने वाले हैं, और सेकेंड लेक्चर जो होगा उसमें आगे हम आगे का कंसेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको हम बताना चाह रहे हैं कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन है क्या, इसका मतलब क्या होता है। तो आप इसके नाम से स्पष्ट कर सकते हैं, इसके नाम से स्पष्ट है थ्योरी ऑफ इक्वेशन मतलब इक्वेशन का थ्योरी। तो इक्वेशन क्या होता है, आप जानते हैं कि अगर x² + 2x + 1 = 0 लिखे तो ये एक इक्वेशन है। अगर x = y लिख दे तो ये भी एक इक्वेशन है। अगर लिख दे x² + 2 = 0 ये भी एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन तो बहुत सारा है। तो जो जितने भी टाइप के इक्वेशन है, सारे टाइप के इक्वेशन का थ्योरी जो है वो हम लोगों को इस बुक में पढ़ना है, इस टॉपिक में पढ़ना है। तो इक्वेशन का थ्योरी कहने का मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन पे रिसर्च करेंगे, इक्वेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे कि इक्वेशन का रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स क्या होता है, रूट्स की मदद से इक्वेशन कैसे निकालते हैं। मतलब इक्वेशन में जितना भी चीज़ हो सकता है उस सारे चीज़ के बारे में डिटेल में हम लोग अच्छे से नॉलेज गेन करेंगे इस चैप्टर में। आप 10th क्लास में पढ़े हुइएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x², ऐसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं x² + bx + c = 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं। 10th में आप ये चीज़ पढ़े हुए हैं, तो आपको पता है कि इसका जब हम लोग रूट निकालते हैं जिसको हिंदी में मूल कहते हैं, तो वो होता है -b ± √b² - 4ac/-2a, ठीक है। तो ये यहाँ से x का वैल्यू आता है, इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तब। लेकिन ये तो केवल इसके लिए ना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता है जिसका घात पावर 2 हो, उसी के लिए होता है। लेकिन आप कभी सोचे हैं कि अगर यहाँ पावर 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 8 रहे, n रहे, कुछ भी रहे, तो उसका हम लोग रूट्स कैसे निकालेंगे। तब तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला केवल इसी टाइप के इक्वेशन के लिए अप्लाई होता है। तो हम लोग वो जो इस टाइप का इक्वेशन नहीं होगा, इससे पावर ज़्यादा का होगा, जो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्यूबिक होगा, इस टाइप से होगा मतलब, तो उसका हम लोग रूट्स कैसे निकालेंगे, वही चीज़ इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। वही सारा बात इस हम लोग को बुक में पढ़ना है कि कैसे, अगर मान लीजिए इसके अगर x के पावर में 100 है, अब प्लस ऐसे लिख दिए 3x का पावर 10 + 5x का पावर 50, ऐसे करके लिख दिए, अब बराबर लिख दिए, कुछ दे दिए, 4 दे दिए। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग को थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ये चैप्टर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और आपको पता है कि हम कितना अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ाते हैं, तो सारा क्वेश्चन भी बनेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो हम लोग लिखे थे इसको ax² + bx + c, इस टाइप में लिखे थे, = 0 के फॉर्म में लिखे थे। लेकिन यहाँ तो डिफाइंड ही नहीं है, यहाँ तो इसको कह ही नहीं रहा है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि लीनियर है, कुछ बता ही नहीं रहा है कि इसका मैक्सिमम पावर कितना है। तो हम लोग इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं a0 x का पावर n। अब n की जगह कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, और प्लस a1 x का पावर n-1 प्लस a2 x का पावर n-2 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितना भी टर्म हो सकता है। अब ये n थोड़ा डिफाइन है, तो ये n डिफाइन नहीं है, कितना
जितना होगा तो n जितना होगा उतना टर्म होगा, अब प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में यहाँ ये a0 a1 a2 होते होते यहाँ an हो जाएगा और x का पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x का पावर 0 कितना होता है 1, मतलब ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगा और p इक्वल टू 0। तो ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। ये किसी भी टाइप की इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन है, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो। ठीक है, और ये सबके लिए क्या है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इसी का स्टडी हम लोग, इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन का स्टडी हम लोग करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, और इसी पे आधारित क्वेश्चंस वगैरह करेंगे और बहुत सारा चीज़ इसमें थ्योरम हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या क्या थ्योरम्स हैं जो हम लोग को इसमें ध्यान रखना है, पढ़ना है, समझना है। देखिए पहला थ्योरम कहता है, सब इम्पोर्टेंट थ्योरम में बहुत सारा थ्योरम है, हम पहला थ्योरम देखते हैं। पहला थ्योरम कहता है कि जितना मतलब जो इक्वेशन दिया रहेगा आपको, उसका मैक्सिमम पावर जितना रहेगा उतना उसका रूट से निकलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो यहाँ से x का जब वैल्यू निकालिएगा तो 2 का वैल्यू निकलेगा, x का 2 वैल्यू निकलेगा। क्यों, क्योंकि x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। अगर x का मैक्सिमम पावर 3 रहे, जैसे 3x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसमें x का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो हमको ये तो नहीं पता है कि x का वैल्यू क्या आएगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि यहाँ से x का 3 गो वैल्यू आएगा, यहाँ से x का 3 गो रूट्स आएगा। ठीक है, जो x का वैल्यू आता है उसी को हम लोग रूट्स बोलते हैं। तो यहाँ से x का 3 गो रूट्स आएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ x का पावर 4 लगा दे तो यहाँ से x का 4 गो वैल्यू आएगा, 4 गो रूट्स निकलेगा। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पावर n है तो यहाँ n वैल्यू निकलेगा, n रूट्स निकलेगा। तो अगर यहाँ तो इस इक्वेशन के लिए देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए यहाँ x का जो मैक्सिमम पावर है वो n है, तो कितना रूट्स आएगा, n रूट्स आएगा। यानी ये जो पावर है इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री, इक्वेशन का डिग्री। जैसे जिस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर जितना रहता है उसको बोलते हैं कि उतना डिग्री का इक्वेशन है। जैसे ये इस इक्वेशन का डिग्री कितना है, 2 है, क्योंकि इसमें जो x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। इस इक्वेशन के लिए इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो 4 है, क्योंकि x का जो मैक्सिमम पावर है 4 है। इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो 2 है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 2 है। और उसी तरीके से इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो n है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है, n है। तो जितने डिग्री का इक्वेशन रहता है उतना उसका रूट से निकलता है। तो हम लोग पहला थ्योरम में कह सकते हैं कि एवरी इक्वेशन हैज या फिर एवरी इक्वेशन ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, एवरी इक्वेशन ऑफ nth रूट, every equation of nth root every equation of nth degree, पहले डिग्री लिख लेते हैं, has nth root, n root, nth नहीं n होगा, इन यहाँ नंबर को डिनोट कर रहे हैं, n रूट्स। ठीक है, अगर किसी इक्वेशन का डिग्री nth है, मतलब n डिग्री है, तो उसका रूट्स जो है वो n निकलेगा, मतलब n गो रूट्स निकलेगा, एंड इससे ज्यादा भी नहीं निकलेगा, एंड नो मोर। ठीक है, इससे ज्यादा भी नहीं आएगा। अगर इसका डिग्री 4 है तो 4 से ज्यादा रूट से नहीं निकल सकता, कम भी नहीं निकलेगा। यहाँ 4 डिग्री है इसका, तो यानी इसमें x का 4 गो वैल्यू निकलेगा तो निकलेगा, ना 3 गो निकलेगा ना 5 गो, ना एक ज्यादा ना एक कम, 4 ही वैल्यू निकलेगा। ये डिफाइन है। तो पहला थ्योरम उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब चलिए हम लोग दूसरा थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहला थ्योरम एक बार फिर से रिवीजन आपको करा दें कि अगर किसी
सीधा बात है ना कि अगर इक्वेशन का जितना डिग्री है उतना रूट्स उसका होगा। जैसे अगर किसी इक्वेशन का कोई इक्वेशन का 2 डिग्री है, मतलब 2 डिग्री इक्वेशन है तो उसका 2 गो रूट होगा, 4 डिग्री है तो 4 गो रूट होगा, 6 डिग्री है तो 6 गो रूट्स होगा, ठीक है। अब दूसरा थ्योरम कहता है कि अगर कोई इक्वेशन है और इसके सारे कोफिशिएंट रियल है। कोफिशिएंट क्या होता है पहले ये समझिए। जैसे x के जो बगल में लिखा रहता है वो उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ x के बगल में 3 है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। यहाँ x के बगल में 2 है तो x का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है तो x का पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है। उसी तरीके से यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ इसमें तो x है ही नहीं तो कोफिशिएंट का मान क्या। तो जो दूसरा थ्योरम है वो कहता है कि x के जितने भी कोफिशिएंट हैं अगर वो रियल है, मतलब इस इक्वेशन में जितने भी कोफिशिएंट लगे हैं a0 a1 a2 करके an तक, अगर वो सारे रियल है मतलब इमेजिनरी नहीं है, कोई भी उसमें से इमेजिनरी नहीं है, और उसका अगर आप रूट्स निकालते हैं तो वो इमेजिनरी आता है। जैसे कि किसी का रूट आ जाएगा, मान लीजिए 1 प्लस आयोटा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई इक्वेशन ये दिया हुआ है और इसका आप रूट निकाले 1 प्लस आयोटा आ गया, तो थ्योरम नंबर सेकेंड कहता है, दूसरा थ्योरम, कि ठीक है 1 प्लस आयोटा तो इसका रूट्स आ गया, लेकिन अगर 1 प्लस आयोटा इसका रूट्स है तो गारंटी है कि 1 माइनस आयोटा भी इसका रूट होगा। मतलब इमेजिनरी रूट हमेशा कंजुगेट में होता है, और कंजुगेट क्या होता है, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ होता है। जैसे कि 1 प्लस आयोटा का कंजुगेट 1 माइनस आयोटा है, 2 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट 2 माइनस 3 आयोटा है। तो अगर किसी इक्वेशन का रूट 2 प्लस 3 आयोटा आता है तो हम कह सकते हैं कि उसका एक रूट 2 माइनस 3 आयोटा भी होगा। और अगर किसी इक्वेशन का रूट मान लीजिए कि 4 माइनस 5 आयोटा आता है तो उसका दूसरा रूट 4 प्लस 5 आयोटा भी होगा। अगर इसमें से कोई एक रूट है तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, यही कहता है दूसरा नंबर थ्योरम, ठीक है। तो दूसरा थ्योरम क्या कहता है, आप अच्छे से समझे है ना। दूसरा थ्योरम कहता है, अब हम लिखेंगे नहीं क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, हम आपको लिखा हुआ है, हम आपको नोट्स दे देंगे या फिर लिख के दे देंगे, इस बार याद करके मतलब भेज देंगे। पिछली बार क्या हुआ था कि हाइपरबोलिक फंक्शन में बोल दिए थे कि आपको नोट्स हम लिख के दे देंगे, और लिख के रखे भी थे, और कहीं गुम हो गया था, मिल ही नहीं रहा था, बहुत बाद में मिला था तो डाले थे। लेकिन इस बार आपको हम वीडियो अपलोड करते ही नोट्स दे देंगे, ठीक है। लिख नहीं रहे क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो दूसरा थ्योरी क्या कहता है, दूसरा थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी इक्वेशन का जिसके सारे कोफिशिएंट रियल है, अगर इमेजिनरी रूट्स आता है तो वो कंजुगेट पेयर में आएगा। इमेजिनरी रूट्स जब भी आएगा तो कंजुगेट पेयर में आएगा। तो देखिए ना, अगर 4 माइनस 5 आयोटा आता है तो इसका कंजुगेट भी इसका रूट होगा 4 प्लस 5 आयोटा, तो यानी अगर ये रूट है तो ये होगा, अगर ये है तो ये होगा, मतलब ये दोनों जरूर होगा। कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी इक्वेशन का 4 माइनस 5 आयोटा रूट्स है और 4 प्लस 5 आयोटा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आया होगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से। अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है तो ये सारा चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे कि मान ली कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि इस इक्वेशन का एक वही रूट है, ये एक रूट है, और बोलेगा कि दूसरा रूट इसका क्या है, और ऑप्शन में वही दे देगा और बाकी 2-3 ऑप्शन बैठा देगा, तो आप कैसे जानिएगा। तो अगर आपको ये थ्योरम याद होगा तो कहीं ये वाला है तो यही है, अगर ये इस इक्वेशन का रूट है तो ये अपने आप हो जाएगा क्योंकि ये कंजुगेट पेयर है। जब भी इमेजिनरी रूट आता है किसी इक्वेशन के रियल को, अगर उसमें रियल कोफिशिएंट सारा है तो उसका जो इमेजिनरी रूट होता है वो कंजुगेट पेयर में होता है, ठीक है। तो ये था दूसरा थ्योरम। अब हम लोग चलते हैं तीसरा थ्योरम की तरफ। तीसरा थ्योरम कहता है, तीसरा थ्योरम तो इससे मिलता जुलता है, समझिए। तीसरा थ्योरम कहता है कि अगर किसी इक्वेशन का कोफिशिएंट रेशनल में है, मतलब रेशनल नंबर समझते हैं ना, इसमें सब आ जाता है। मतलब ये बात नहीं दिया रखे तो कोई बात नहीं, रेशनल नंबर में ही देता है, रेशनल नंबर में है और उसका कोफिशिएंट इरेशनल नंबर में आ जाता है। देखिए आपको बताते हैं, रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या, इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। बहुत कोई हिंदी वाले को समझ में नहीं आता होगा, एक्चुअली में हम हिंदी वाले ही हैं तो थोड़ा
इंग्लिश तो अब तो मैथ्स में तो इंग्लिश हिंदी ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए तीसरा थ्योरम जो है वो कहता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि अगर ये जो इसका कोफिशिएंट है इक्वेशन का, अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है उसका कोफिशिएंट a0 a1 a2 a3 ये सारा रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है, ठीक है। और जो अगर आप इसका रूट से निकालते हैं और वो अपरिमेय संख्या आ जाए, मतलब रूट में आ जाए और उसका वैल्यू कैलकुलेट ना हो। अब कहीं अगर रूट में 4 आ गया तो रूट में 4 आ गया तो 2 हो जाएगा, रेशनल नंबर आ गया ना, इसका रूट तो रेशनल नंबर आ गया। तो जो तीसरा थ्योरम कहता है वो ये बात नहीं कहता, वो कहता है कि अगर इसका रूट इरेशनल नंबर आ गया, मतलब अपरिमेय संख्या आ गया, मतलब रूट 2 आ गया, रूट 3 आ गया, रूट 10 आ गया, ऐसे करके कुछ आ गया रूट के अंदर, अपरिमेय संख्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया, तो ये भी कंजुगेट पेयर में आएगा। अब इसमें क्या है कंजुगेट पेयर, तो अगर मान लिए कि आता है -√3 तो इसका मतलब √3 भी इसका क्या होगा, रूट होगा। मतलब जैसे हम लोग इमेजिनरी नंबर में देखे थे कि वो जो रूट्स होता है कंजुगेट पेयर में आता है, उसी तरीके से इसमें भी कंजुगेट पेयर में आता है। अगर किसी इक्वेशन का √1 + √3 है तो उसका एक √1 - √3 भी होगा, ठीक है। अगर किसी इक्वेशन का एक √1 2 + √6 है तो उसका दूसरा √2 - √6 भी होगा। मतलब अगर ये किसी इक्वेशन का रूट है तो ये भी होगा, और ये है तो ये भी होगा, मतलब वही बात है, कंजुगेट पेयर वाली बात है, समझे। तो जो पीछे वाला थ्योरम था और ये वाला थ्योरम है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें जो रूट्स आ रहा है वो इरेशनल नंबर में आ रहा है, अपरिमेय संख्या में आ रहा है, और पीछे वाले थ्योरम में जो रूट्स आ रहा था वो इमेजिनरी नंबर में आ रहा था। इमेजिनरी नंबर में भी आएगा तो वो कंजुगेट पेयर में आएगा, और अगर रूट में आएगा यानी इरेशनल नंबर में भी आएगा तो वो भी कंजुगेट पेयर में आएगा। इमेजिनरी वाले के लिए कंडीशन क्या था कि जो इक्वेशन है उसका सारा कोफिशिएंट रियल होना चाहिए, और इसमें कंडीशन क्या है कि इसका सारा कोफिशिएंट रेशनल होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चौथा नंबर एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल कह रहे हैं चौथा नंबर थ्योरम पे। चौथा नंबर थ्योरम बड़ा सिंपल कहता है। कितना देर का वीडियो हुआ है इसमें बता देंगे, मतलब 4 5 6 3 और थ्योरम बताना है, 3 तो बता ही दिए, बता देते हैं इसमें। चौथा नंबर थ्योरम बताने से पहले आपको एक थोड़ा सा हमको कंसेप्ट बताना होगा। जैसे कि ये जो इक्वेशन है हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, fx नाम दे देते हैं शॉर्टकट में, ऐसे लिखते हैं ना fx बराबर इतना, ठीक है। तो इसका रूट्स क्या होता है, रूट्स वो होता है कि जो x का जहाँ हम वैल्यू रखे और वो सेटिस्फाई कर दे, वो 0 के बराबर आ जाए। तो आप इसको मिटा कर बताते हैं। जैसे कि अगर हम लिखें fx बराबर एक इक्वेशन लिख दें x³ + 3x² + 2x + 2 = 0, ठीक है। सॉरी इतना ही था। fx बराबर मान लीजिए इतना हमको इक्वेशन दे दिए, तो अगर f5 बराबर 0 आ गया, f5 कहने का मतलब क्या है कि इस fx में x के जगह पर 5 बैठा है और उसका वैल्यू 0 आ गया, तो हम कहेंगे कि 5 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। ऑब्वियसली बात है, या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर x की जगह पर 5 बैठाते हैं और इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो मतलब ये 5 क्या है, इसका रूट है, मतलब शून्य का, जिसको आप 10th क्लास में शून्य हिंदी में कहते थे वो वही है शून्य, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि f की जगह पर -5 रखे तो भी 0 आ गया, मतलब 5 रखने पे भी 0 आ गया। चलिए 5 नहीं मान लेते हैं कि यहाँ -4 रख दो, ठीक है। अब -4 रखे तो भी 0 आ गया, मतलब -4 भी इसका क्या है, एक रूट है। तो अगर किसी इक्वेशन का 2 रूट्स हो, ठीक है, और एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो थ्योरम नंबर 3 नहीं 4, ये चौथा थ्योरम आपको हम समझा रहे हैं, लिख नहीं रहे कोई। तो चौथा थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी इक्वेशन का एक पॉजिटिव रूट हो और एक निगेटिव रूट हो तो उसका जो तीसरा रूट होता है वो इस दोनों के बीच में होता है। अब कोई भाई इसको कैसे पता चल गया कि इसके बीच में वो रूट होगा, मतलब मान लीजिए क्यूबिक इक्वेशन है जिसका 3 रूट होगा ना, तो अगर 2 रूट ये है 5 और -4 तो तीसरा रूट गारंटी है कि इसके बीच में ही होगा।
-4 के बाद इधर -5 -6 नहीं जाएगा, इधर 5 के पहले 6 7 8 9 ऐसे नहीं जाएगा, इसी दोनों के बीच में होगा। और कहीं तो जादू है, कैसे पता चला बताते हैं। मान लिए कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब हम इस fx का मान लिए कोई ग्राफ आगे खींच लिए, ठीक है, ये fx है। ऐसा ही ग्राफ इसलिए खींचे हैं क्योंकि इसका एक रूट क्या है, यहाँ पॉजिटिव है fx, मान लेते हैं कि ये f5 है और ये क्या है f -4 है। ऐसा ग्राफ इसलिए खींचे हैं कि वो इसका रूट पॉजिटिव है, एगो निगेटिव है। तो अब बताइए, ये तो एगो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ना, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, मतलब f0 भी एगो इसका सॉरी एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, मतलब यहाँ भी एगो इसका रूट है, समझे। मतलब कोई भी इक्वेशन का ग्राफ, जैसे कि अगर आप यहाँ कोई इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, कंसेप्ट आपको हम समझा रहे हैं y x, और अगर कोई ये ग्राफ है, मान लीजिए fx का कोई ग्राफ है, तो ये भी एक कंसेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा कि ये x एक्सिस में जितना बार कट करेगा उतना इसका रूट होगा। कोई ग्राफ, कोई फंक्शन x एक्सिस पे जितना बार कट करता है उतना उसका रूट होता है। जैसे ये ग्राफ एक बार, दो बार, तीन बार कट कर रहा है, तो इस fx का 3 गो रूट इस x एक्सिस पे है, समझे। उसी तरीके से अगर कोई और हम ग्राफ बना दें, ये x एक्सिस है और ये इतना बार अगर कट कर जाए तो 1 2 3 4 5 6 बार कट कर, 6 गो इसका इस x एक्सिस पे रूट है, समझे। ये जितना बार कटता है उतना इसका रूट होता है। x एक्सिस पे ग्राफ जितना बार कटेगा किसी फंक्शन का, उस फंक्शन का उतना रूट होगा, ठीक है। तो यहाँ ये इस x एक्सिस पे एक बार कट कर रहा है, तो ये तो दोनों ऑलरेडी रूट है, हमको पता ही है। तो ये एक बार कट कर रहा है तो ये भी एक रूट हो जाएगा, और ये जो रूट है इस दोनों के बीच में है, इस दोनों के मतलब इस 5 और -4 के बीच में ही है ना। तो यही कहता है थ्योरम नंबर 4, चौथा थ्योरम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इससे क्या फायदा होता है कि अनुमान लग जाता है ना कि हाँ इस दोनों के बीच में इसका रूट्स होगा। जैसे कि क्वेश्चन में इस टाइप से कुछ कुछ कंडीशन ऐसा बना दे तो आपको ये कंडीशन मदद करेगा कि हाँ ये इस दोनों के बीच में ही होगा, तो बीच में क्या होगा ये वो करके आप इसको फाइंड आउट करिएगा। मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये सारे कंसेप्ट का यूज आएगा, ये सारे थ्योरम का यूज आएगा। चलिए आपको नेक्स्ट थ्योरम बताते हैं। देखिए पांचवा थ्योरम आपके सुविधा के लिए हम लिख दिए हैं। पांचवा थ्योरम कहता है, जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि अगर कोई इक्वेशन है उसका डिग्री ऑड है, ऑड समझते हैं ना, 1 3 5 7 ऐसे करके हो, ऑड हो, इवन नहीं हो, तो अगर उसका डिग्री ऑड है तो कम से कम उसका एगो रियल रूट जरूर होगा, और उसका साइन जो होगा वो जो कांस्टेंट टर्म होगा उसके अपोजिट होगा। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल से समझाएं तो एक्स स्क्वायर नहीं ले सकते, यहाँ ऑड लेना है डिग्री इसका। मान लिया x³ - 1 = 0, ये इक्वेशन है। अब कह रहा है ये थ्योरम, पांचवा नंबर थ्योरम, कि इसका कम से कम एगो रियल रूट जरूर होगा, एगो रियल रूट जरूर होगा, और वो जो रियल रूट होगा उसका साइन जो है ये जो कांस्टेंट टर्म इसका अपोजिट होगा। मतलब इस केस में इसका एगो रूट कितना होगा, 1 होगा। एगो तो रियल रूट होवे करेगा, मतलब 1 नहीं कह सकते, मतलब यहाँ तो देख के बोल दी कि 1 होगा ही, लेकिन एगो जो इसका होगा रूट होगा मतलब रियल होगा, ये कह रहा है, गारंटी दे रहा है। और उसका जो साइन होगा वो इसके विरुद्ध होगा, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके अपोजिट होगा। ये माइनस में है तो प्लस में, कितना होगा ये नहीं बताया है, लेकिन उसका साइन क्या होगा ये बता दिया है, और वो रियल होगा कि इमेजिनरी ये भी बता दिया है, और होगा कि नहीं ये भी बता दिया है। एगो तो गारंटी होगा और वो रियल होगा, और उसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसका अपोजिट उसका साइन होगा, यही कह रहा है पांचवा नंबर थ्योरम। एग्जांपल के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, x⁴ + 5x² + 2 = 0। अब ये एक ऑड डिग्री का इक्वेशन है, इस इक्वेशन का डिग्री 7 है जो कि ऑड है। अब इसका एगो रियल रूट जरूर होगा, बाकी इमेजिनरी हो कि नहीं हो, कि वो कौन सा रूट हो हमको पता नहीं है, लेकिन इसका एगो रियल रूट होगा ये चीज हमको पता है। और उसका जो साइन होगा ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके अपोजिट होगा, मतलब माइनस साइन होगा उसमें लगा होगा, और वो रियल होगा। यही ये बात हमको कहाँ से पता चलता है, कि ये बात पांचवें नंबर थ्योरम से पता चलता है। पांचवा थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी इक्वेशन का डिग्री ऑड हो तो उसका एगो कम से कम एगो रियल रूट होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एगो रियल रूट जरूर होगा,
और उस रियल रूट का जो साइन होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट टर्म जो उसमें लगा हुआ है उसके माइनस में होगा। अब कहिएगा कि अगर किसी में कांस्टेंट टर्म हो ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नहीं हो कांस्टेंट टर्म तो उसमें उसका माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 5वां नंबर थ्योरम आपको समझ में आया होगा। ये वो लास्ट थ्योरम है जो आपको हम बता दे रहे हैं, पहले लिख दे रहे हैं। देखिए 6वां नंबर थ्योरम हम इसी पे लिख रहे हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा लैंग्वेज मिलता जुलता है। एवरी इक्वेशन ऑफ इवन डिग्री, यहाँ पहले हम लोग और पढ़े, अब ये इवन है, डिग्री है एट लीस्ट वन रियल रूट्स हुज, यहाँ से मिटाना होगा, नहीं इसको फिर से ही लिख लेते हैं, थोड़ा सा और इसमें इशू है, पहले लिख लेते हैं। देखिए 6वां नंबर थ्योरम कहता है कि अगर किसी इक्वेशन का डिग्री जो है वो इवन है, मतलब एक्स स्क्वायर मतलब 2 है 3 है सॉरी 2 है 4 है 6 है, इस तरीके से किसी इक्वेशन का डिग्री है तो उसका 2 गो रूट्स रियल होगा। बस कंडीशन ये है कि उस इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म है वो माइनस में होना चाहिए, मतलब उसका साइन निगेटिव होना चाहिए, तभी उसका 2 गो रियल रूट्स होगा। और ये भी बता रहा है कि वो पॉजिटिव होगा या वो निगेटिव होगा। समझ रहे हैं, मतलब अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो ये क्या है, ये एक इवन डिग्री का इक्वेशन है, इस इक्वेशन का डिग्री इवन है और इसे कांस्टेंट टर्म में भी माइनस लगा हुआ है तो इसका 2 गो रियल रूट होगा। ये थ्योरम नंबर 6 कह रहा है, और एक वो पॉजिटिव होगा और एक वो निगेटिव होगा। तो सही है तो कह रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर का जब वैल्यू निकालिएगा तो रूट अंडर 1 प्लस माइनस लगेगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1, तो एक क्या आया -1 और एक आया +1, तो इसका 2 तरफ से आ ही है। उसी तरीके से x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखिएगा तो इसका 2 गो रियल रूट्स होगा। ये कह रहा है वैसे तो इसका 4 गो रूट्स होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग थ्योरम में फर्स्ट पढ़े हैं कि जितना डिग्री का इक्वेशन है उसका उतना रूट्स होता है, तो इसका 4 डिग्री का ये इक्वेशन है तो इसके पास 4 गो रूट्स होगा। लेकिन थ्योरम नंबर 6 कहता है कि ठीक है 4 गो होगा, लेकिन अगर इसका डिग्री इवन है तो इसका डिग्री तो सही में इवन है और इसके कांस्टेंट टर्म में माइनस लगा हुआ है तो 2 गो रूट तो एकदम रियल होगा। अब 4 गो में बाकी 2 गो क्या होगा वो हमको पता नहीं है, लेकिन 2 गो रियल होगा और उस जो 2 गो रियल होगा ना उसमें एगो का साइन प्लस होगा, एगो का साइन माइनस होगा, एगो पॉजिटिव होगा, एगो निगेटिव होगा। इतना बात कहता है थ्योरम नंबर 6। उम्मीद करते हैं आपको थ्योरम नंबर 6 समझ में आ गया होगा। तो 1 से लेकर 6 तक थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तब हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से आगे का कंसेप्ट समझेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर का आप वेट करते रहिए, ठीक है।